हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट के विषय में पढ़ना आरंभ किया था। तब मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं और इनके स्रोत क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के हम प्रमुख कार्य देखें। पहला कार्य है इसका शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। जब हम कोई भी भोजन लेते हैं, हमारे खाद्य पदार्थ में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये पाचन तंत्र के माध्यम से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और रक्त के माध्यम से यह ग्लूकोज हमारे शरीर हमारी आंतों में से अवशोषित कर होके फिर विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जा सकता है। उसमें यकृत भी होता है, कोशिकाएं भी होती हैं। अब कैसे होता है बेटा? इस ग्लूकोज को एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज पहुंच जाता है तो ये इसको एटीपी में कन्वर्ट करके ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग करती है और कोशिकाएं फिर इस एटीपी का विभिन्न रूप से प्रयोग करके जितने भी चय अपचय कार्य मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। निर्माण कार्य, विघटन, मृत कोशिकाओं को हटाना, विघटन करना और नवीन कोशिकाओं का निर्माण, नवीन हमारी जितनी भी संरचना है उसका निर्माण, ये सब चय अपचय में आता है। तो ये इस अचय अपचय कार्य में कोशिकाएं इसका प्रयोग करती हैं। और एटीपी बनता कैसे है बेटा? कोशिका के अंदर आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कोशिका में श्वसन क्रिया भी होती है। तो कोशिका में जो श्वसन क्रिया होती है उसकी मदद से ये ग्लूकोज जाकर एटीपी अणु में परिवर्तित हो जाता है। फिर इस एटीपी अणु का ऊर्जा के लिए यूज करती है हमारी कोशिकाएं। जो ग्लूकोज हमारे तुरंत जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो रक्त के ग्लूकोज से उसकी पूर्ति हो जाती है। अगर हमारे रक्त के अंदर पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज होता है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमने जो भोजन के द्वारा लिया है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन का काम कौन करता है? यकृत करता है। यकृत इसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है और ये मांसपेशियों में और यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। आगे जब भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तब ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य का प्रोटीन संरक्षण का है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का संरक्षण करता है। बच्चों, प्रोटीन का कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य होता है निर्माण कार्य, लेकिन प्रोटीन ऊर्जा भी दे सकता है। तो अगर हमारे आहार के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन का प्रयोग किया जाएगा ऊर्जा देने के लिए। हमारे शरीर को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो प्रोटीन का विघटन होगा। अब प्रोटीन आपको पता है निर्माण कार्य कर रहा है और हमारे शरीर की विभिन्न निर्माण कार्य में प्रयुक्त हो चुका है। तो उस प्रोटीन का विघटन कर कर वहां से ऊर्जा की प्राप्ति की जाएगी। तो ये प्रोटीन संरक्षण का कार्य करता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो हमारे शरीर में जो भी हम प्रोटीन ग्रहण कर रहे हैं और हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन है उसका विघटन नहीं होगा और उसका प्रयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये प्रोटीन के संरक्षण का कार्य करता है। तो देखो, जब अब क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की जब कमी होती है तो ऊर्जा का उत्पादन के लिए हमारी मांसपेशियों में जो अमीनो अम्ल, प्रोटीन का सरल रूप क्या है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के रूप में हमारी मांसपेशियों के अंदर जो होगा प्रोटीन, उसका विघटन हो जाएगा। मतलब हमारी मांसपेशियों का ह्रास होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को ये भी कहते हैं कि मांसपेशियों को संरक्षित करते हैं। मांसपेशियों को संरक्षित करना, मांसपेशियों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो अगर संरक्षित रहेगा तो मांसपेशियां भी संरक्षित रहेगी।
तो उस प्रोटीन को क्योंकि ये बचा रहा है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करके, तो इसलिए कहते हैं कि मांसपेशियों को संरक्षण का कार्य भी करता है। और इस तरह से ये मांसपेशियों में से प्रोटीन को ना लेकर ऊर्जा प्रदान करता है और हमारी शरीर की ऊर्जा प्राप्ति और इस तरह से प्रोटीन का संरक्षण करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, ये लिपिड वसा के पूर्ण चय अपचय के लिए भी आवश्यक है। आपको मालूम है वसा भी ऊर्जा का एक स्रोत है बहुत अच्छा। कार्बोहाइड्रेट में जहां 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा के 1 ग्राम से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर हमारे आहार में हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि ऊर्जा के लिए हमारे शरीर को तुरंत वसा का तुरंत चय अपचय वो शुरू कर देगी, बहुत तीव्र गति से शुरू कर देगी, जिससे उसे ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो बहुत तेजी से जब ये होता है बेटा, क्या होता है कि जब ये विघटन का कार्य होता है, पाचन का कार्य होता है, संश्लेषण का कार्य होता है, तो हर चीज के एक बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं, मतलब कुछ फालतू व्यस्त अलग चीजें इसके अंदर उत्पन्न होती हैं। उनमें से जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होती हैं उनको हमारा शरीर निष्कासित कर देता है। ये किसी भी पोषक तत्व के साथ में होता है। तो जब जब कार्बोज हमारे को ना मिल रहे हो और वसा का विघटन होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर वसा के विघटन के परिणाम स्वरूप कीटोन्स उत्पन्न होते हैं, है ना। और ये कीटोन्स का स्तर फिर बढ़ने लग जाता है। आजकल आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने कभी अखबार में मैगजीन वगैरह में पढ़ा होगा कि आजकल कीटोजेनिक डाइट बहुत वो है, प्रचलन में है। कीटोजेनिक डाइट जो होती है बेटा, वो वैसे तो इसका आरंभ तो इसका इसलिए किया गया था कि कुछ रोगों के उपचार के लिए किया गया था, लेकिन क्योंकि वजन घटाने में मदद करती है तो इसलिए आजकल हमारी सेलिब्रिटीज के बीच में बहुत प्रचलित हो गई है। पर बेटा पर्सनली मैंने इसको मेरे बेटे के साथ में हमने प्रयोग किया उसके किसी उपचार के लिए, और मैं इसको यही कहूंगी कि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कोई बहुत हेल्दी वे नहीं है। और कोलकाता में हमारी कोई बंगाली जो फिल्म आर्टिस्ट थी, वो इस कीटोजेनिक डाइट की वजह से उसका वजन तो कम हो गया लेकिन उसकी मृत्यु भी हो गई। अब ये जो मैंने आपके अंतिम पॉइंट में लिख रखा है कि मध्यवर्ती उत्पाद में, मतलब जो कीटोन्स का एक बहुत ज्यादा स्तर अगर हो जाता है तो कीटोसिस की स्थिति होती है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, जैसा शायद उस अभिनेत्री के साथ में हुआ था। तो अगर हम चाहते हैं कि वसा का ऐसा दुरुपयोग ना हो, तो इसके लिए कार्बोज का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। इसीलिए इसको कहा है कि ये लिपिड वसा के पूर्ण अपचय, सही तरीके से चय अपचय के लिए आवश्यक है। चौथा कार्य है इसका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम के संश्लेषण में भी ये सहायक होता है। देखो लैक्टोज जो कि अपना कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, लेकिन लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध और दूध से बने पदार्थों में। तो ये जो लैक्टोज होता है ये अन्य चीनी वाले जो पदार्थ होते हैं उनकी तुलना में घुलनशील कम होता है। तभी तो आप देखते हैं बच्चे क्या होते हैं, केवल दूध पीते हैं और दूध उनकी आंतों में ज्यादा देर तक टिक जाता है, इसलिए उनको भूख का एहसास नहीं होता। हमारे यहाँ व्रत वगैरह होता है तब भी दुग्धाहार किया जाता है, जिससे हमको भूख का एहसास कम होता है। क्यों? क्योंकि ये आंतों में अधिक देर तक रहता है। अब ये आंतों में क्योंकि लैक्टोज अधिक देर तक रहता है तो हमारे बहुत सारी जीवाणु हमारे शरीर के अंदर, आंतों के अंदर होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो जो उन उपयोगी जीवाणुओं में वृद्धि हो जाती है और विटामिन बी का संश्लेषण वहां पर ही हो पाता है। ठीक है, इसी तरह से ये कैल्शियम के उपयोग और अवशोषण में भी सहायक होता है। पांचवा इसका महत्वपूर्ण कार्य आहार को परिमाण मतलब वजन और स्पेस मतलब बड़ा सा होता है। अब देखो हमारे कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे रूप हैं, तो हमने रेशा भी इसमें एक रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये जो है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन आदि, ये सब विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते, लेकिन इनके तंतु आहार के परिमाण को और आयतन को बढ़ा देते हैं। और जब हम इसको ग्रहण करते हैं, जब भी कहते हैं ना वजन कम करना हो, तो आप कच्ची सब्जियां खाइए, फल खाइए, रेशेदार पदार्थ खाइए।
क्यों? इससे एक तो हमारा पेट भरा भरा लगेगा, दूसरा इसका महत्वपूर्ण रेशे का कार्य ये भी होता है कि ये हमारे जो शरीर में अपचनीय पदार्थ है उनको आमाशय और आंतों के मार्ग को उत्तेजित करता है और जो व्यर्थ पदार्थ है उसके निष्कासन को सरल बनाता है। अगर किसी को कब्ज की शिकायत होती है या आप पेट साफ करना चाहते हैं या वजन साफ करना चाहते हैं तो अधिक रेशेदार अगर हम भोजन करेंगे तो ये सब कार्य उससे हो जाएंगे। इसके अलावा इन सब में पानी को सोखने का भी गुण होता है, जिससे आंतों की अंतर्वस्तु का आयतन बढ़ जाता है और क्योंकि नरम हो जाता है तो आगे मार्ग में उसका आगे बढ़ना आसान हो जाता है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कार्बोहाइड्रेट का, ये हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल के निष्कासन में मदद करता है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है HDL हाई डेंसिटी लिपिड, एक होता है LDL लो डेंसिटी लिपिड। HDL जो होता है वो हमारे उसके लिए हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। LDL हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेकार है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हमारी रक्त वाहिकाओं के अंदर जाके जमने लग जाता है और कोलेस्ट्रॉल जब जमता जाता है, जैसे आप देखते हैं पानी के पाइप होते हैं उसके अंदर एक सफेद सफेद सा कुछ पदार्थ होता है, जमता जाता है तो क्या होता है वो छिद्र छोटा होता चला जाता है। रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जाके ऐसे ही जमता जाता है और रक्त वाहिकाओं का मार्ग पतला संकरा संकरा होता जाता है और कभी कभी अवरुद्ध हो जाता है। जब अवरुद्ध हो जाता है तो हमें जिस व्यक्ति के साथ भी होता है उसको हार्ट अटैक हो जाता है, इसको कहते हैं ना हृदय आघात हो जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है बहुत ही नुकसानदायक होता है। अब कोलेस्ट्रॉल के निष्कासन में कार्बोहाइड्रेट कैसे करता है, जब हम ज्यादा फाइबर वाला ज्यादा रेशे वाला भोजन ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर ये हमारे दिल और दिल की रक्षा करता है और रक्त में शर्करा ग्लूकोज के स्तर को भी लिमिट कर देता है। जब घुलनशील फाइबर छोटी आंत से गुजरता है तो यह अपने साथ में पित्त एसिड को बांध लेता है। पित्त कहां से निकलता है बेटा? यकृत से निकलता है, जिसको हम पित्त को हम बाइल कहते हैं। तो ये बाइल एसिड्स को अपने अंदर लपेट लेता है या अवशोषित करता रहता है। क्या चीज है? ये रेशेदार पदार्थ। और इसकी वजह से इस पित्त की वजह से फिर वो चिकना हो जाता है और मल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब जब पित्त एसिड का प्रयोग ये रेशा कर लेगा तो हमारे यकृत को और पित्त बनाना पड़ेगा और ये और पित्त बनाने के लिए क्या करेगा? उसको कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, तो कोलेस्ट्रॉल रक्त में से कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित कर लेगा। तो इस तरह से रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल का स्तर गिर जाएगा तो हमारी रक्त वाहिकाओं में जाके वो नहीं जमेगा। समझ में आई बच्चों? तो इस तरह से ये हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और इसके अलावा हमारे रक्त के अंदर हमारे शुगर लेवल को भी ये नियंत्रित करता है। अध्ययनों से पता चला है कि अगर हम प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में ले लेते हैं फाइबर, घुलनशील फाइबर ले लेते हैं तो ये LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को 7% तक कम कर सकता है। फाइबर भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और ये LDL या लो डेंसिटी लिपिड को, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमारे को हृदय रोग का जोखिम कम कर देता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारे रक्त के अंदर शर्करा के स्तर को बताता है, उसको भी ये नियंत्रण में रखता है। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे छोटे कार्य जो है महत्वपूर्ण है बेटे, लेकिन इनको बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हैं कोशिकाओं, उत्तकों और अंगों को आकार प्रदान करने का कार्य करता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर जो तंतु वगैरह हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट का एक संघटक के रूप में कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है, तो ये हमारी कोशिका, उत्तक और अंगों को आकार प्रदान करते हैं। और हमारी कोशिका के केंद्रक के अंदर बेटा RNA और DNA आप लोग जानते हैं। तो ये राइबोस ये कोशिका का एक अवयव है, एक पार्ट है, कोशिका का एक यूनिट है राइबोस, और डीऑक्सीराइबोस के रूप में ये RNA और DNA के संरचनात्मक इकाई के रूप में
हमारे, और ये आरएनए डीएनए क्या करता है, हमारी अनुवांशिक गुणों को सहेज के रखता है, अनुवांशिक लक्षणों को रखता है। तो क्योंकि डीएनए का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर मस्तिष्क को जब भी उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो उसे तुरंत कार्बोहाइड्रेट से ही मिल सकती है। फिर ये जीव और कोशिकाओं की, जो कोशिका की जो झिल्ली होती है बेटा, जो आवरण होता है वो भी इसी से बना होता है, तो ये सुरक्षात्मक झिल्ली के रूप में कार्य करता है। और हमारी पृथ्वी पर अधिकांश कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट से ही बने हुए हैं, मतलब ये हमारे जीवन का इतना इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कीटोजेनिक डाइट वगैरह, हालांकि बहुत सी डाइटिशियंस इसको रिकमेंड करते हैं, पर मेरे व्यक्तिगत व्यू है कि ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। प्रकृति के साथ आप जब भी छेड़छाड़ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न है कि दूसरा बिंदु कहना चाहिए कि हमारे को कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा खानी चाहिए। तो वयस्कों में कुल कैलोरी, जितनी भी वो कैलोरी ग्रहण कर रहे हैं, उसमें से 45 से 65%, कहते हैं 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए हेल्दी उसके लिए। तो 45 से 65% भाग हमारा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। 1 ग्राम के अंदर क्योंकि 4 कैलोरी होती है, तो अगर किसी व्यक्ति को 2000 कैलोरी आहार सेवन करने की आवश्यकता है, तो उसे प्रतिदिन 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करना चाहिए। ये बेटा जब मैं आपको प्रैक्टिकल में डाइट प्लान वगैरह बताऊंगी, उस टाइम पे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा, इसको ध्यान रखिएगा, तब मैं आपसे पूछूंगी। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं बेटा, मैं जगह जगह आप लोगों को पिक्चर्स इसलिए दे देती हूँ कि हम लोग जो पिक्चर देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में ध्यान रहता है। तो ये जो इतने सारे आपको दिख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, फल है, आलू है, दालें हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये पिक्चर अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा क्या कौन कौन से सोर्स हैं। एक तो पहला बताया है, विभिन्न प्रकार के अनाज, बेकरी के उत्पादन, जितने भी ब्रेड बिस्किट वगैरह होते हैं, दाल, टमाटर, टमाटर क्यों, सभी सब्जियों में होता है, साबूदाना, रतालू, सूखे मेवों में पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अलावा चीनी, चीनी के रूप में है ये जो वेदसार लिखा हुआ है बेटा, ये स्टार्च रूप, स्टार्च को हिंदी में कहते हैं, किसी भाषा में वेदसार कहते हैं। फिर नेक्स्ट है चीनी, चीनी के अंदर गन्ना, गुड़, शहद, जेली, सूखे मेवे, मिठाई, अंगूर आदि इसमें मिलता है। सेल्यूलोज के रूप में, सेल्यूलोज मतलब फाइबर के रूप में, ये अनाज, फल और सब्जियों के अस्तर में रेशे वाला गूदा होता है। अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी भी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, और कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो वो भी अच्छा नहीं होता। अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो वो हमारा मोटापा बढ़ाएगा और मोटापे से जुड़ी सारी समस्याओं को बढ़ाएगा। अगर कम लेंगे तो फिर हम प्रोटीन और वसा का दुरुपयोग करने लग जाएंगे। तो इसकी सही अनुपात लेना सही है। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट जो हम ले रहे हैं, इसको भी हम 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है। अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट लीजिए जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर है, तो इसको आम बोलचाल में लोग कहते हैं गुड कार्बोहाइड्रेट और बैड कार्बोहाइड्रेट। तो लेकिन अच्छा या बुरा कहने की जगह इसको हम, क्योंकि हम थोड़े होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो वी शुड नो कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। तो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। फाइबर और स्टार्च में जो भी पदार्थ होते हैं जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में रेशा हो और स्टार्च हो, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको पचाने में हमारे शरीर को समय लगेगा, और इनसे हमें महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज, प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। बेटा प्रोबायोटिक वो होते हैं जो हमारी आंतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये हमारे पाचन को सुचारू बनाता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स वो वाले पदार्थ होते हैं जो हमारी आयु बढ़ने वाले लक्षणों को रोकते हैं। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सरल उसमें बताया है। और ऊर्जा का इसमें से, क्योंकि धीरे धीरे पचते हैं तो हमको पेट भरा भरा लगता है और हमारा ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहेगा। और इसके अंदर क्या क्या सोर्स हैं? साबुत अनाज, ये सारे अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। साबुत अनाज, सेम, क्विनोआ, क्विनोआ शब्द तुम्हारे लिए भी नया होगा बेटा।
तो ये क्विनोवा एक अनाज है जिसका पर्याप्त उत्पादन अमेरिका में होता है और ये आजकल हमारे देश में भी बड़ा प्रचलित है। तो मैंने इसका चित्र दिखाया है। ये एक प्रकार का अनाज है, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है और बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए आजकल इसका क्रेज बहुत हो गया है। इसके अलावा फलियां, ओट्स, ब्राउन राइस अपने यहाँ हम लोग कम उपयोग करते हैं, लेकिन आजकल इसका प्रचलन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ब्राउन राइस भी एक होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जटिल रूप में होता है और ये सब उसके उत्कृष्ट स्रोत हैं। दूसरा है जटिल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट वो हैं जो बुरे कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है। प्राकृतिक रूप से देखें तो शर्करा में जितने भी उच्च खाद्य पदार्थ होते हैं वो सब इस श्रेणी में आते हैं। ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। फल, रस, दूध, व्हाइट फ्लोर, मतलब व्हाइट फ्लोर कौन सा होता है? मैदा। व्हाइट राइस, सफेद चावल जो हम खाते हैं, चीनी, सोडा, ये सब सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। इनमें से कुछ खाद्य पदार्थ तो क्योंकि उसके अंदर जैसे फल है जल्दी से पच जाता है, दूध है जल्दी से सरल कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये ज्यादा देर तक ठहरता है। उसके अलावा इनके अंदर कुछ अन्य गुण इतने ज्यादा होते हैं, जैसे फलों के अंदर विटामिन होता है, दूध के अंदर प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, इसलिए इनको लेना सही रहता है सरल कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद। लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसमें अपन कहते हैं ये मैगी है, आजकल आपका पास्ता है, मैदा से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, बिस्कुट है, ये सब सरल कार्बोहाइड्रेट बुरे कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। और जैसे सोडा है, सोडा बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ कोई फायदा नहीं करता है, इसलिए इन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इन्हें हम बैड कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में रखते हैं। ध्यान रखिए इस लिस्ट के अंदर आपके फल और दूध भी हैं, लेकिन बेटा फल और दूध अच्छे कार्बोहाइड्रेट माने जाते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी, लेकिन जो फल का रस है वो अच्छा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रेशे सहित लेंगे तो वो अच्छा कार्बोहाइड्रेट है। अब मैंने कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो हैं अच्छे वाले कार्ब के लिए और बुरे के लिए ये सोर्स की पूरी लिस्ट दे दी है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हमारे जितने भी साबुत अनाज हैं, सब्जियां हैं, सब्जियों में भी, फल में भी कुछ स्पेशली जो है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फूल गोभी, ब्रोकली जो आजकल हरी गोभी की तरह हरी फूल गोभी सी दिखती है बाजार के अंदर। फिर फल में ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी होती हैं। दालें सारे, अंडे, ब्राउन राइस, नारियल, साबुत अनाज, ये सब गुड उसके सोर्स है। और ब्रेड के लिए आपको जैसे पहले बताया, व्हाइट ब्रेड, जेली, केक, फ्रूटी, चीज के बिस्किट, पेस्ट्री, नमकीन, फ्रेंच फ्राइज, व्हाइट राइस, जो सब चीजें जो आप लोगों को पसंद है, ये अच्छी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हेल्दी फूड नहीं है बच्चों। कोल्ड ड्रिंक है, बर्गर है, पिज्जा है, ये सब नहीं लेने चाहिए, कम मात्रा में लेने चाहिए। और यहीं पर हमारा कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर का बेटा पूरा हो गया है। अगली क्लास में हम प्रोटीन के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग मैं इसके साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, पीडीएफ नोट्स पढ़िएगा। उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, आप वो असाइनमेंट भी कीजिएगा। असाइनमेंट अपनी कॉपी के अंदर उत्तर लिख के उसकी फोटो खींचकर आप मुझे भेज दीजिए, जिससे मैं देख सकूं कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके बच्चों, बाय, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।